हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे होम लोन एंड इसके कुछ पेरिफेरल कंसेप्ट्स के बारे में। सो दिस इज द लेक्चर नंबर 12 अंडर योर संकल्प सीरीज। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि जब भी हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी गाइज। अब प्रॉपर स्ट्रेटेजी से मेरा मतलब क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स की हम लोगों को जो है वो इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज, अगर आप लोगों का भी यही कंसर्न है विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी एग्जामिनेशन, तो आप लोगों के इसी कंसर्न को रिजॉल्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ई बुक, जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च की गई है। अब इस ई बुक का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ जेआईबी एग्जामिनेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज गैदर कर पाएंगे गाइज। सो हैव अ लुक ऑन दिस ई बुक अगर आप लोग अपनी प्रिपरेशन को एक सही डायरेक्शन में लेकर के जाना चाहते हैं गाइज। मूविंग अहेड, अब हम लोग आज की इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन रिटेल बैंकिंग गाइज। सो देखिए गाइज, हम लोगों को जो है वो तीन कैटेगरी के प्रोडक्ट्स अपने रिटेल बैंकिंग के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, आफ्टर दैट रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइज। सो रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बनते हैं कासा एंड एफडी एंड आरडी। अब ये कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एफडी आरडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट्स एंड रेकरिंग डिपॉजिट। अब व्हाई दीज बिकम्स द पार्ट ऑफ रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जब भी फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट या फिर सेविंग्स अकाउंट ओपन अप किए जाते हैं कस्टमर्स के द्वारा, तो बैंक के द्वारा उन कस्टमर्स को कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो इनकम की फॉर्म में दिया जाता है। मतलब इंटरेस्ट की फॉर्म में कस्टमर्स को इनकम होती है, बट इनकम तो हो रही है कस्टमर्स को, बट बैंक के लिए लायबिलिटी हो जाते हैं। व्हाई? बिकॉज देयर इज आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट which is given to the customer guys. So that is why these becomes the part of retail liability products. After that next is retail asset products. अब retail asset products का पार्ट बनते हैं loans and advances guys. Why these loans and advances are the part of retail asset products? Because इनके थ्रू बैंक को जो है वो एक इनकम अर्न होती है, क्योंकि लोन जब भी दिए जाते हैं तो जब भी कस्टमर के द्वारा उन लोन की रीपेमेंट की जाएगी तो बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होगी। सो दैट इज व्हाई दीज बिकम्स द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट गाइस। अब अलग अलग तरह के लोन्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे हाउस लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन और एजुकेशन लोन। इसी तरह से एडवांसेस का पार्ट बनते हैं क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स गाइस। नेक्स्ट इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं जिनके अंदर बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है। इनको हम लोग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं गाइस। सो अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का पार्ट बनते हैं कार्ड्स, जैसे अलग अलग तरह के कार्ड्स देखने के लिए मिलते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड्स। अलॉन्ग विद दिस अलग अलग तरह की बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जैसे टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के अंदर जैसे लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज एंड म्यूचुअल फंड्स भी हमारा पार्ट बनते हैं अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का गाइस। इसके अलावा जो रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन और गोल्ड बॉन्ड्स हैं, दीज आल्सो बिकम्स द पार्ट ऑफ अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गाइस। सो ये हम लोगों ने एक ब्रॉडर कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर ली। अब हम लोग आते हैं होम लोन के ऊपर। तो गाइस देखिए, हम लोगों ने देखा कि जो हमारे लोन्स हैं दोज बिकम्स द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। अब रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं होम लोन्स के बारे में गाइस। तो होम लोन्स की अगर बात की जाए तो कंसीडरिंग द competitive environment of the banking, there is no restriction on the number of houses owned by the individual. अब हम लोग देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर लगभग सेम सेट ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम किया जा रहा है बाय द डिफरेंट सेगमेंट ऑफ बैंक गाइस। तो इसी कंपटीशन को देखते हुए अभी तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है इंडिविजुअल्स के द्वारा कि भी एक इंडिविजुअल के द्वारा एक ही घर जो है वो ओन किया जा सकता है। ओनली रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई कॉमर्शियल वो घर नहीं होना चाहिए, उस केस में फिर होम लोन नहीं दिया जाएगा गाइस। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस होम लोन गाइस? तो यहाँ पे जब भी होम लोन दिया जाएगा तो जो वैल्यूएशन करवाई जाएगी प्रॉपर्टी की, दैट विल बी डन बाय अप्रूव्ड वैल्यूअर। ऑथेंटिकेशन ऑफ द टाइटल ऑफ द बोरोअर टू द प्रॉपर्टी ऑफर्ड एज सिक्योरिटी। अब इसका क्या मतलब है कि जो प्रॉपर्टी जो है वो एज ए सिक्योरिटी ऑफर की जा रही है इस होम लोन के लिए, उस प्रॉपर्टी की टाइटल की प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई क्या वो प्रॉपर्टी उसी इंडिविजुअल के नाम पे, या ऐसा तो नहीं है कि वहां पे 3-4 शेयर होल्डर या फिर स्टेक होल्डर देखने के लिए मिल रहे हैं हम लोगों को। आफ्टर दैट नो लोन टू बी गिवन फॉर अनऑथराइज्ड कॉलोनीज अनलेस दे आर रेगुलराइज्ड। तो जब तक अनऑथराइज्ड कॉलोनीज जो है वो रेगुलाइज नहीं हो जाती, वहां पे कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो कोई किसी भी तरह का होम लोन नहीं दिया जा सकता है, या फिर वहां पे घर खरीदने के लिए कोई होम लोन नहीं दिया जाएगा। आफ्टर दैट नो लोन फॉर द रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इंटेंडेड टू बी यूज्ड कमर्शियली बाय द एप्लीकेंट। मतलब एप्लीकेंट ने लोन ले लिया कि भाई मुझे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनानी है, बट उसकी इंटेंशन ये नहीं है, वो नाम
के लिए बोल रहा है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनानी है, एक्चुअल में वो कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाना चाहता है, तो अगर ऐसी इंटेंशन है कस्टमर की, उस केस में भी जो है वो होम लोन नहीं दिया जाएगा गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रेगुलेटरी गाइडेंस ऑन हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। तो देखिए ये जो बैंक के द्वारा फाइनेंसिस ग्रांट किए जा सकते हैं, दोज कैन बी ग्रांटेड टू इंडिविजुअल्स फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट। एक प्लॉट के ऊपर अगर कंस्ट्रक्शन करनी है उसके लिए जो है वो लोन दिया जा सकता है। परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली एंड फॉर रिपेयर ऑफ द डैमेज ड्वेलिंग। सो रिपेयरिंग के लिए भी यहाँ पे जो है वो लोन दिया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज के लिए जो है वो लोन दिया जा सकता है। बाइंग और कंस्ट्रक्टिंग अ सेकंड हाउस इन द सेम और अदर टाउन और विलेज फॉर द पर्पज ऑफ सेल्फ अकोमोडेशन टू अ पर्सन हु ऑलरेडी ओन्स अ हाउस इन टाउन और विलेज वेयर ही रिजाइड्स। मतलब मान लो कि दिल्ली के अंदर एक कोई इंडिविजुअल रह रहा है, उस इंडिविजुअल का एक घर है अपना, ए इंडिविजुअल है उसका एक अपना घर है, अब उस घर के अलावा एक और घर वो लेना चाह रहा है सेल्फ अकोमोडेशन के लिए, तो उसके लिए भी जो लोन दिया जा सकता है। इसके अलावा परचेज ऑफ अ हाउस टू लेट इट आउट ऑन अ रेंटल बेसिस ऑन अकाउंट ऑफ हिज पोस्टिंग आउटसाइड द हेडक्वार्टर और बिकॉज ही हैज बीन प्रोवाइडेड अकोमोडेशन बाय हिज एम्प्लॉयर। तो मतलब अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा घर लिया जाना, घर जो है वो परचेज किया जाना है, परचेज ऑफ अ हाउस टू लेट इट आउट, मतलब वो घर इसलिए परचेज कर रहा है कि भाई उसको इसको रेंटल बेसिस के ऊपर जो है वो देना है किसी टेनेंट को, क्योंकि उसको उसके एम्प्लॉयर के द्वारा जो है वो एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी गई है, या फिर जो हेडक्वार्टर है उसके बाहर उसकी पोस्टिंग हो गई है, तो इसके लिए भी लोन दिया जाएगा। इसके अलावा टू बाय एन ओल्ड हाउस वेयर ही इज प्रेजेंटली रिजाइडिंग एज ए टेनेंट, अब एक इंडिविजुअल ए है वो किसी घर में पहले से रह रहा है, उसी घर को वो खरीदना चाहता है, उसके लिए भी लोन दिया जा सकता है। बैंक में ऑल्सो ग्रांट हाउसिंग लोन टू बॉडीज अदर देन इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स के अलावा भी जो लोन है वो दिया जा सकता है फॉर द कंस्ट्रक्शनमेंट फॉर improving the condition in the slum area for which credit may be extended directly to the slum dweller on the guarantee of government or indirectly through the NGOs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब अगर कंस्ट्रक्शन की जा रही है स्लम एरियाज के अंदर इस पर्पज के लिए कि भाई वहाँ पे जो है वो हम लोगों को जो कंडीशन है वो इम्प्रूव करनी है, तो उस पर्पज के लिए भी जो है वो लोन दिया जा सकता है गाइस। बट वहाँ पे जो लोन है, जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा डायरेक्टली टू द स्लम ड्वेलर, ठीक है, और यहाँ पे गारंटी रहेगी गवर्नमेंट की या फिर इनडायरेक्टली जो भी एनजीओ या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है वो इन्वॉल्व रहेगी यहाँ पे गाइस। सो इंडिविजुअल्स के अलावा भी ये जो होम लोन है वो दिया जा सकता है गाइस। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं होम लोन स्कीम के बारे में गाइस। सो होम लोन स्कीम के अंदर हु आर द एलिजिबल काउंटर पार्टीज फॉर अवेलिंग दिस होम लोन, ठीक है, सैलरीड इंडिविजुअल्स, प्रोफेशनल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्संस, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, persons of Indian origin, Hindu undivided families and companies. So these are the eligible entities जिनको लोन दिया जा सकता है अंडर द होम लोन स्कीम गाइस। अब किस पर्पज के लिए होम लोन दिया जा सकता है? टू परचेज और कंस्ट्रक्ट अ हाउस और अ फ्लैट, टू रेनोवेट और एक्सटेंशन और रिपेयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फ्लैट और हाउस, टू परचेज ऑफ अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस, परचेज और एक्वायर हाउस होल्ड आर्टिकल्स अलॉन्ग विद हाउस और फ्लैट। तो ये सभी वो पर्पसेज है, मतलब अगर घर बनाना है उसके लिए जो है वो लोन दिया जा सकता है, एक्सटेंशन करवानी है घर की, रिपेयर करवानी है, या फिर कोई हाउस होल्ड आर्टिकल जैसे घर के लिए सोफा लेना है, डाइनिंग टेबल लेना है, चेयर लेनी है, ठीक है, इसके लिए भी जो है वो लोन दिया जा सकता है। आफ्टर दैट क्वांटम ऑफ लोन, क्वांटम ऑफ लोन का मतलब है कि कितना मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है। सो देयर इज गाइज नो अपर लिमिट सीलिंग फॉर कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ अ हाउस और फ्लैट इन मेनी बैंक्स, कोई भी अपर सीलिंग यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है हम लोगों को। बाकी जो अमाउंट रहेगा दैट विल वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया क्वांटम ऑफ लोन, अब है एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन। तो ये जो एलिजिबल क्वांटम ऑफ लोन है इट एक्चुअली वेरीज फ्रॉम बैंक टू बैंक। अब बैंक्स के द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोरोअर्स इनकम और रीपेमेंट कैपेसिटी। तो बोरोअर की जो इनकम है, जिसने लोन लेना है, उसकी इनकम कितनी है या फिर उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, जिसको असेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्म नंबर 16 आईटी रिटर्न या फिर कैश अक्रूवल। कैश अक्रूवल का मतलब क्या है कि जो फंड उसको अभी आने वाला है उसके बेसिस पे असेस की जाएगी उसकी रीपेमेंट कैपेसिटी। अब अगर इंडिविजुअल्स की हम लोग बात करें तो इस केस में जो नेट टेक होम पे या फिर जो इनकम है, नेट ऑफ ऑल डिडक्शंस इंक्लूडिंग ईएमआई ऑफ द प्रपोज्ड लोन शुड नॉट बी लेस देन 40% ऑफ द ग्रॉस ग्रीन सैलरी या फिर इनकम ऑफ द एप्लीकेंट। मतलब जिस भी इंडिविजुअल के द्वारा जो है वो लोन के लिए अप्लाई किया जा रहा है, आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, उसकी मिनिमम जो नेट टेक होम सैलरी है वो कितनी होनी चाहिए? 40% होनी चाहिए गाइस,
तभी जो है उसको उस अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे जो है वो लोन दिया जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं कि जो हाई इनकम एप्लीकेंट्स है उस केस में जो ये मिनिमम टेक होम सैलरी है इट कैन बी अप टू 15% ऑफ द ग्रॉस इनकम विच इज बीइंग कंसिडर्ड बाय सम बैंक्स गाइस। सो कुछ बैंक्स के द्वारा ये भी कंसिडर किया जाता है कि भाई 15% जो अगर मिनिमम टेक होम सैलरी अपने साथ ले जा रहे हैं जो कि हाई इनकम एप्लीकेंट है, सो दोज आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द पर्टिकुलर काइंड ऑफ लोन गाइस, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्जिन। अब मार्जिन क्या है गाइस? मार्जिन इज डाउन पेमेंट। जो भी डाउन पेमेंट की जाएगी उसी को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? मार्जिन बोला जा रहा है। तो देखिए अगर 30 लाख रुपए तक का लोन लिया जा रहा है तो 10% डाउन पेमेंट की जाएगी। अगर ये अमाउंट 30 लाख से लेकर के 75 लाख के रुपीस के बीच में है तो 20% डाउन पेमेंट विल बी डन। और अगर ये अमाउंट 75 लाख से एक्सीड करता है तो उस केस में 25% जो है वो डाउन पेमेंट की जाएगी फ्रॉम द कस्टमर्स एंड। आफ्टर दैट अब ये जो मार्जिन दैट इज डाउन पेमेंट है इट इज सब्जेक्ट टू आरबीआई स्टिपुलेटेड एलटीवी। एलटीवी क्या है? लोन टू वैल्यू, मतलब बैंक कितना पार्ट जो है पे करेगा। तो देखिए अगर 30 लाख रुपए तक का लोन है तो मैक्सिमम 90% जो है बैंक के द्वारा दिया जाएगा और 10% डाउन पेमेंट रहेगी। अगर ये अमाउंट 30 लाख से 75 लाख के बीच में है तो बैंक के द्वारा मैक्सिमम 80% जो है अमाउंट दिया जाएगा। रिमेनिंग 20% विल बी मेड बाय द कस्टमर एज अ डाउन पेमेंट। आफ्टर दैट अगर ये अमाउंट 75 लाख से एक्सीड कर जाता है तो उस केस में जो है वो मैक्सिमम 75% जो है वो अमाउंट जो है वो बैंक के द्वारा दिया जाएगा और रिमेनिंग 30% जो है वो इंडिविजुअल के द्वारा डाउन पेमेंट कर दी जाएगी गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इंटरेस्ट के बारे में। सो गाइस यहाँ पे हम लोगों को फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिलता है, जहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज लिंक्ड टू बैंक बेस या फिर रेपो रेट एट पर एनम एट अ मंथली रीसेट। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है इस होम लोन के केस में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो लिंक्ड रहता है विद अ बेंचमार्क रेट, जो कि एक बैंक का रेट या फिर एक रेपो रेट हो सकती है। जैसे ही रेपो रेट या फिर बैंक रेट में चेंज आएगा वैसे ही इंटरेस्ट रेट में भी चेंज आ जाएगा। अब आरबीआई जो है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अलाउ कर रहा है, इसलिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो वेरी करता है फ्रॉम बैंक टू बैंक गाइस। आफ्टर दैट प्रोसेसिंग चार्जेस की अगर बात की जाए तो दीज वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, और कुछ बैंक्स के द्वारा जो है ये प्रोसेसिंग चार्जेस लेवल नहीं भी किए जाते हैं। सिक्योरिटी के तौर पर क्या दिया जाता है? मॉर्टगेज और इक्विटेबल मॉर्टगेज। मॉर्टगेज या फिर इक्विटेबल मॉर्टगेज का मतलब क्या है कि जिस घर को बनाने के लिए लोन लिया जा रहा है उसी घर को एज ए सिक्योरिटी दे दिया, उसको बोलते हैं मॉर्टगेज गाइस। आफ्टर दैट डिसबर्समेंट की अगर हम लोग बात करें तो डिसबर्समेंट यहाँ पे अपफ्रंट फेज में की जाती है, मतलब इन केस अगर घर जो है वो रेडी है या फिर जो फ्लैट है वो रेडी है तो अपफ्रंट पेमेंट कर दी जाएगी, मतलब पेमेंट इकट्ठी कर दी जाएगी। स्टेजेस के अंदर पेमेंट की जाएगी अगर कंस्ट्रक्शन के अंदर है प्रोजेक्ट अभी, और किसी भी तरह की अपफ्रंट पेमेंट नहीं की जाएगी, मतलब पेमेंट नहीं की जाएगी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट गाइस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिसबर्समेंट के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट देयर इज रीपेमेंट। अब देखिए गाइस जो रीपेमेंट का यहाँ पे रखा गया है शेड्यूल दैट इज बीइंग केप्ट हाईली फ्लेक्सिबल। सो मैक्सिमम 30 ईयर्स का जो है वो यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड रखा गया है इंक्लूडिंग द मॉरेटोरियम पीरियड। अब मॉरेटोरियम पीरियड क्या होता है? मॉरेटोरियम पीरियड को हम लोग हॉलीडे पीरियड भी बोल देते हैं, जिसके अंदर किसी भी तरह का इंटरेस्ट जो है वो कस्टमर के एंड से पे नहीं किया जाना है। अब जो मैक्सिमम मॉरेटोरियम है दैट इज बीइंग केप्ट 18 मंथ इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड 3 मंथ इन केस ऑफ परचेज ऑफ अ हाउस और फ्लैट गाइस। अब यहाँ पे बैंक जो है वो ट्राई करता है कि भाई जो रीपेमेंट है वो कस्टमर के एंड से हो जानी चाहिए रिटायरमेंट से पहले, अगर एक इंडिविजुअल सैलरीड इंडिविजुअल है, और अगर वो सैलरीड नहीं है तो उस केस में 65 ईयर्स जो है वो एज रखी गई है। डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस इस अदर वाले केस के अंदर इसको 70 ईयर्स तक भी जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं होम इंप्रूवमेंट लोन्स के बारे में। अब गाइस देखिए होम इंप्रूवमेंट लोन्स के अंदर जो एलिजिबिलिटी हम लोग देखते हैं कि भाई कौन इंडिविजुअल जो है एलिजिबल है, कौन सी एंटिटीज एलिजिबल है। सो दोज आर इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी हु हैव who own a house और फ्लैट। तो अब इंप्रूवमेंट वही इंडिविजुअल करवाएंगे, वही एंटिटीज करवाएंगी जिनका पहले से अपना घर या फ्लैट है। सो इंडिविजुअल शुड हैव अ रेगुलर इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्रोफेशन, ट्रेड, बिजनेस और सैलरी इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए इंडिविजुअल का। इन केस ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन मिनिमम 3 ईयर्स ऑफ कंफर्म्ड सर्विसेज नेसेसरी अगर होम इंप्रूवमेंट लोन लेना है। और अगर एक इंडिविजुअल सेल्फ एम्प्लॉयड है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, बिजनेस करता है या फिर बिजनेस पर्सन है, तो मिनिमम 3 ईयर्स जो है उस इंडिविजुअल को हो गए होने चाहिए रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हुए, उसके बाद ही वो एलिजिबल हो पाएगा होम इंप्रूवमेंट लोन के लिए। अब किस पर्पज के लिए दिया जाता है? रिपेयर करवाने के लिए, रेनोवेशन के लिए, अपग्रेडेशन, पेंटिंग या फिर अदर काइंड ऑफ रेनोवेशन के लिए या फिर रिपेयर के लिए गाइस। अब अमाउंट जो है वेरी करता है बैंक टू बैंक की कितना अमाउंट ऑफ लोन दिया जा सकता है। मार्जिन दैट इज डाउन पेमेंट जो है दैट इज 20% टू 50%। सिक्योरिटी के तौर पर यहाँ पे भी इक्विटेबल मॉर्टगेज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर रिपेयर और रेनोवेशन या फिर कोई और प्रॉपर्टी जो है दी जा सकती है एज अ सिक्योरिटी। आफ्टर दैट देयर इज अ डिसबर्समेंट। तो डिसबर्समेंट जो डिपेंड करेगी किस तरह की रिपेयर करवाई जा रही है, मतलब वो क्या आपने
घर के अंदर जो एक और मतलब जो घर है उसके अंदर वो रेनोवेशन करवा रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, या फिर किसी तरह की जो है वो उनका कोई दीवार थी वो टूट गई थी, उसके अंदर वो फिर से जो है उस दीवार को जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करवा रहे हैं, किस तरह की रिपेयरिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो है डिस्बर्समेंट डिपेंड करेगी कि डिस्बर्समेंट की कैसे जाएगी, स्टेजेस में अप फ्रंट या फिर नो अप फ्रंट। ठीक है, आफ्टर दैट मॉरेटोरियम की अगर मैं बात करूं तो 3 महीने का मॉरेटोरियम पीरियड यहाँ पे ऑफर किया जाता है। रीपेमेंट पीरियड इज एज अलाउड बाय द बैंक, मतलब जैसा बैंक की अपनी डिस्कशन है वो अपने अकॉर्डिंग जो है रीपेमेंट पीरियड यहाँ पे सेट कर लेते हैं। मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं होम डेकोर लोन्स के बारे में गाइस। अब होम डेकोर लोन्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हु आर द एलिजिबल एंटिटीज, सो इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज जिनका पहले से अपना फ्लैट या फिर घर बना हुआ है, और यहाँ पे इंडिविजुअल्स की जो रेगुलर इनकम होनी चाहिए फ्रॉम एग्रीकल्चर, प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, या फिर अगर इंप्लॉयड हैं तो उनकी एक रेगुलर सैलरी आनी चाहिए। सो सिमिलर फीचर हम लोगों ने अभी होम इंप्रूवमेंट लोन के केस में देखे एलिजिबिलिटी के लिए। इन केस ऑफ इंप्लॉयड पर्सन मिनिमम 3 years ऑफ कंफर्म सर्विसेज नेसेसरी। इन केस ऑफ सेल्फ इंप्लॉयड प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन मिनिमम 3 साल जो है वो इंडिविजुअल्स को हो गए होने चाहिए उस रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हुए। किस पर्पज के लिए दिया जाता है? फॉर फर्निशिंग ऑफ द हाउस और फ्लैट, जैसे इंटीरियर डेकोरेट करना है या फिर एसेसरीज लेनी है, एसेसरीज के थ्रू डेकोरेशन करनी है, जैसे झूमर लेना है, फैन लेना है, एसी लेना है। ठीक है, इस तरह से जो है वो हम लोगों को अगर फर्निशिंग करनी है अपने घर की, अपने फ्लैट की, तो उसके लिए होम डेकोर लोन दिया जा सकता है। अब अमाउंट जो वेरी करेगा फ्रॉम बैंक टू बैंक। डाउन पेमेंट 20% टू 50% रखी गई है इस केस में भी। सिक्योरिटी के तौर पे इक्विटेबल मॉर्गेज ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर रिपेयर और रेनोवेशन और एनी अदर प्रॉपर्टी गाइस। आफ्टर दैट डिसबर्समेंट की अगर हम लोग बात करें तो जो डिसबर्समेंट इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ फर्निशिंग की किस तरह की फर्निशिंग करवाई जा रही है। ठीक है, आफ्टर दैट मॉरेटोरियम पीरियड इज 3 months। रीपेमेंट पीरियड जो है बैंक्स को अलाउ किया गया कि बैंक्स अपने अकॉर्डिंग जो है डिसाइड कर सकते हैं गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं होम लोन्स के अंदर ही प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में गाइस। अब देखिए गाइस, प्रधानमंत्री आवास योजना जो थी, इसके पहले हम लोग बैकग्राउंड को समझते हैं कि भाई एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ये नोटिस किया गया कि भाई लगभग 2 करोड़ घरों की शॉर्टेज हम लोगों को जो है वो 2022 तक देखने के लिए मिल सकती है अर्बन एरियाज के अंदर। तो इसी के लिए इनके द्वारा मिशन लॉन्च किया गया, हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 मिशन टिल द ईयर ऑफ 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि 2022 में 75 years कंप्लीट हो रहे थे इंडिपेंडेंस के। तो इन्होंने बोला कि भाई 2022 तक हम लोगों को अर्बन एरियाज के अंदर जो है वो सभी को हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, रूरल एरियाज के अंदर भी। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम थी इसको लॉन्च किया गया 25 जून 2015 को। अब इसका एम क्या था कि भाई हाउसिंग फॉर ऑल प्रोवाइड करना बाय 2022, बाद में इस टेन्योर को एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया। अब यहाँ पे साइज फॉर ईडब्ल्यूएस के बारे में बोला गया है। ईडब्ल्यूएस क्या है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो यहाँ पे इस योजना के अंदर जो हमारे बेनिफिशियरीज हैं, जो कस्टमर्स हैं, टारगेटेड कस्टमर्स हैं, उनको इनकम के बेसिस के ऊपर सेग्रीगेट किया गया है। तो उन्हीं में से एक क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस, दैट इज इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इनके द्वारा जो मैक्सिमम कारपेट एरिया जिसके अंदर इनके द्वारा घर बनाया जा सकता है अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना, वो रखा गया है 30 स्क्वायर मीटर्स गाइस। अब जब भी प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो है वो लोन लिया जाएगा तो वहां पे फीमेल शुड बी द हेड ओनर और को ओनर ऑफ द हाउस। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण कंपोनेंट है, अब देखिए यहाँ पे अर्बन और ग्रामीण 2 कंपोनेंट हम लोगों को इसके देखने के लिए मिलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के। तो ग्रामीण और अर्बन दोनों कंपोनेंट्स को ही एक्सटेंड कर दिया गया था 2024 तक गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अब हम लोग एक मैकेनिज्म को समझ लेते हैं कि किस मैकेनिज्म के ऊपर जो है ये पर्टिकुलर प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों को 2 एंटिटीज इन्वॉल्व होती हुई देखने के लिए मिल रही हैं। एक है प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन और दूसरा है सेंट्रल नोडल एजेंसी। अब जो क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम है दैट इज बीइंग गिवन बाय द प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनते हैं यहाँ पे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। सो ये सभी पार्ट बनेंगे प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस का। ठीक है, जिनके थ्रू प्राइमरीली लेंडिंग की जाएगी टू द कस्टमर्स। ठीक है, किसकी? इंटरेस्ट सब्सिडी की। अब इनके द्वारा जो ये पीएलआईज हैं इनका हम लोगों को एग्रीमेंट देखने के लिए मिलता है विद द सेंट्रल नोडल एजेंसी। सेंट्रल नोडल एजेंसी की तरह एक्ट कर रहे हैं हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड नेशनल हाउसिंग बैंक गाइस। अब यहाँ से जो है वो चैनलाइज की जाती है सब्सिडी इन सीएनएस के थ्रू टू द पीएलआईज। और अब जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है दैट इज बेस्ड ऑन द लोन डिसबर्स्ड बाय द पीएलआईज, जो कि यहाँ पे जो सेंट्रल नोडल एजेंसीज हैं विल रिलीज द इंटरेस्ट सब्सिडी। अब जो लोन है वो तो डिसबर्स किया जाएगा बैंक्स के द्वारा, मतलब जो प्राइमरी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, बट जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है वो रिलीज की जाएगी बाय द सेंट्रल नोडल एजेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी है इसके लिए जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज बेस्ड ऑन द 9% डिस्काउंट रेट
और यहाँ पे हम लोगों को जो टेन्योर है दैट इज 20 ईयर्स टेन्योर और एक्चुअल विच एवर इज द लेसर, तो दोनों में से जो कम होगा उसी को कंसीडर किया जाएगा यहाँ पे भी। अब फाइनली जो हमारी इंटरेस्ट सब्सिडी है वो सेंट्रल नोडल एजेंसीज ने प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस को दे दी। अब प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसी सब्सिडी को जो है वो बोरोअर के अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा गाइज। सो ये हम लोगों ने मैकेनिज्म के बारे में बात कर ली भाई। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे इस टेबल के बारे में। ये वो टेबल है जिससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किया गया है गाइज। अब देखिए इनकम के बेसिस के ऊपर यहाँ पे कस्टमर्स को सेग्रीगेट किया गया है ईडब्ल्यूएस, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 और मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 लाख रुपए तक है उनको ईडब्ल्यूएस का पार्ट माना गया है। एलआईजी जो लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी है उसका पार्ट बनेंगे वो इंडिविजुअल जिनकी इनकम 3 से 6 लाख के बीच में है। मिडिल इनकम ग्रुप 1 का पार्ट बनेंगे इंडिविजुअल्स हु आर हैविंग देयर इनकम बिटवीन 6 to 12 लाख। मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट बनेंगे द इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम 12 से 18 लाख के बीच में है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्ट की सब्सिडी दी जाएगी दैट विल बी 6.5% टू ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 6.5% टू एलआईजी कैटेगरी, 4% टू मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी एंड 3% टू मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी गाइस। मैक्सिमम टेन्योर जो यहाँ पे रखा गया है दैट इज बीइंग केप्ट फॉर 20 इयर्स, 20 साल जो मैक्सिमम टेन्योर रखा गया है सभी कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए। अब जो मैक्सिमम लोन अमाउंट रखा गया है वो 6 लाख रुपए रखा गया है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और लोअर इनकम ग्रुप के लिए, और 9 लाख रुपए रखा गया है मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी के कस्टमर्स के लिए। आफ्टर दैट 12 लाख इज द अमाउंट फॉर मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स। अब जो मैक्सिमम कारपेट एरिया रखा गया है दैट इज 30 स्क्वायर मीटर्स, मतलब मैक्सिमम 30 स्क्वायर मीटर के अंदर जो घर बनाया जा सकता है अगर एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इंडिविजुअल लोन लेता है अंडर द प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस। इसी तरह से जो लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी है उस इंडिविजुअल के द्वारा 60 स्क्वायर मीटर के मैक्सिमम कारपेट एरिया में घर बनाया जा सकता है। 120 स्क्वायर मीटर इज द लिमिट फॉर मिडिल इनकम ग्रुप 1 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स, और 150 स्क्वायर मीटर का जो मैक्सिमम कारपेट एरिया है वो रखा गया है फॉर द मिडिल इनकम ग्रुप 2 कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स गाइस। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। अब यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज हैं उनके द्वारा हायर अमाउंट भी अवेल किया जा सकता है, मतलब जरूरी नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला सिर्फ 6 लाख तक का ही लोन ले सकता है, बट जो एडिशनल अमाउंट होगा जैसे अगर उसने लोन ले लिया 9 लाख का तो रिमेनिंग जो 3 लाख रुपए है उसके ऊपर सब्सिडी नहीं दी जाएगी उसको। इसके अलावा जो बेनिफिशियरी की फैमिली है दैट विल कंप्राइज ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड अनमेरिड सन और डॉटर, उनके नाम पे कोई भी पक्का हाउस नहीं होना चाहिए फैमिली मेंबर्स के नाम पे, तभी लोन जो है वो दिया जा सकता है अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना गाइस। ठीक है, now try to answer this question guys. A family of 4 is planning to buy their first home under Pradhan Mantri Awas Yojana scheme. The family consists of a husband, wife and 2 unmarried children. They currently do not own a pakka house in the name of any family member. तो ये आप लोगों को एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। Now based on this case study try to answer this question guys. Mr. Sharma's annual household income is 5 lakh. Under which category of the scheme he will fall? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1 या फिर मिडिल इनकम ग्रुप 2 गाइस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? ठीक है, अब यहाँ पे जो ये फैमिली है ये मिस शर्मा जी की फैमिली है यहाँ पे भी, तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी गाइस, दैट इज लोअर इनकम ग्रुप गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, मिस्टर शर्मा अप्लाइज फॉर अ लोन अंडर लोअर इनकम ग्रुप, व्हाट विल बी द मैक्सिमम लोन अमाउंट एलिजिबल फॉर द सब्सिडी? तो लोअर इनकम ग्रुप के अंदर जो है वो मिस्टर शर्मा अप्लाई करते हैं लोन के लिए, तो कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट उनको दिया जा सकता है? 9 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 6 लाख रुपए या फिर 3 लाख रुपए का है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 लाख रुपीज, बिकॉज 6 लाख इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट फॉर द लोअर इनकम ग्रुप कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स गाइस। ठीक है, मूविंग अहेड, अ फैमिली विद एन एनुअल इनकम ऑफ ₹15 लाख अप्लाइज फॉर दिस स्कीम। कौन सी स्कीम? प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम। सो विच कैटेगरी विल दे बिलोंग टू? लोअर इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप 1, मिडिल इनकम ग्रुप 2 या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर है? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि मिडिल इनकम ग्रुप 2 के लिए जो एनुअल इनकम है वो फॉल करती है बिटवीन द दिस, ये जो 15 लाख का एनुअल इनकम है, अब एनुअल इनकम के बेसिस के लिए अब ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे देखिए कैटेगराइजेशन देखा, तो 12 से 18 लाख यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिख भी रहा होगा 12 से 18 लाख रुपए यहाँ पे जो इनकम क्राइटेरिया रखा गया वहां पे इनकम कितनी बताई गई थी? 15 लाख रुपए, तो इसीलिए मिडिल इनकम ग्रुप 2 का पार्ट बन जाएंगे वो फैमिली। ठीक है, नाउ next question is which of the following statement regarding home loan scheme are correct? Repayment if the individual is not salaried, it must happen before 60 years of age. Tax deduction on interest is allowed. As per RBI, loan to value for a loan up to rupees 30 lakh is maximum 75%. Your options are 1 only, 2 only, 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is
टू ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट ही हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है, बाकी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं दोज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स गाइस, ठीक है। मूविंग अहेड, एज पर द रेगुलेटरी गाइडलाइन on housing finance, bank finance can be provided for acquisition of land for construction on the plot, buying or construction of a second house, buy an old house where he is presently residing as a tenant, या फिर all of the above guys. So what should be the right answer guys? Option number D, मतलब तीनों ही कंडीशंस के अंदर जो है वो ग्रांट मतलब फंड्स जो है प्रोवाइड किए जा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हाउसिंग फाइनेंस गाइस। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ आज की इस सेशन में हम लोगों ने जो है वो डिस्कस कर लिया गाइस कि भी होम लोन और इसके पेरिफेरल कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। अभी इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर जेआईबी प्रिपरेशन, तो आप लोग जो है एडुटैप की वेबसाइट को मेंशन रेफर कर सकते हैं गाइस, जहां पे आप लोग एडुटैप की वेबसाइट के ऊपर जाते ही कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही कोर्सेज नाम के टैब के ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जेआईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है आप लोगों को। आफ्टर दैट यू विल बी स्क्रॉलिंग डाउन, जहां पे आप लोगों को जेआईबी के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर AFM, RBWM, IFS और PPB चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स और मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो गाइस अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन रेफर टू दिस कंप्लीट मास्टर कोर्स। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आप लोगों को इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में एनरोल करना है खुद को, तो आप लोगों को सिंगल ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है, जहां से आप लोगों को IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के लिए इंडिविजुअल मास्टर कोर्स विजिबल हो जाएंगे गाइस। तो ये तो हो गई मास्टर कोर्सेज की बात। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि कम टाइम में आप लोग प्रिपेयर करना है, आप लोग ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोग लाइव क्रैश कोर्स को जो है ऑप्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लोगों को चारों कंपोनेंट्स के लिए लाइव क्लासेस, कंसेप्ट नोट्स, सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइज यू कैन रेफर टू दीज पर्टिकुलर कोर्सेज अगर आप लोग किसी भी तरह की गाइडेंस चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर GIB प्रिपरेशन गाइज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर एक्चुअल में ये सेशन आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।